नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जब भी स्टॉक मार्केट की बात होती है, तो वहां आईपीओ का नाम जरूर सुनाई देता है। जब भी मार्केट में कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है, तो मैक्सिमम लोग सिर्फ एक चीज के बारे में पूछते हैं, वो है कि उस कंपनी की आईपीओ की जीएमपी अभी क्या चल रही है। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं या फिर सीरियस इन्वेस्टर होते हैं, वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के बारे में पूछते हैं। और जो सीरियस इन्वेस्टर है, उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं, और वो डॉक्यूमेंट है डीआरएचपी। देखिए, जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है, तो उसे या फिर वो कंपनी डीआरएचपी फाइल करती है। डीआरएचपी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां आईपीओ लाने वाली कंपनी का पूरा सच लिखा हुआ होता है, कि उस कंपनी का बिजनेस ट्रूथ होता है, उसमें उस कंपनी की फिनेंशियल रियलिटी होती है, यानी कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कंपनी कितनी सेल्स कर रही है, ये सारी चीजें उसमें होती है। और उस कंपनी से रिलेटेड कितनी रिस्क है, वो सारी चीजें डीआरएसपी में होती है। और जो कंपनी का मालिक है यानी प्रमोटर, उसका बैकग्राउंड भी उसमें लिखा होता है, कि उसने कितना एजुकेशन किया और उस पर कोई फ्रॉड केस चल रहा है क्या, ये सारी चीजें उसमें लिखी होती है। आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि डीआरएसपी क्या होता है। तो चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले डीआरएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है वो देखते हैं। डीआरएचपी का फुल फॉर्म होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये डीआरएचपी ना एक प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट होता है। जब किसी भी कंपनी को, मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर उसे पब्लिक होना है, तो वो कंपनी आईपीओ के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना चाहती है। तो जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है, तो उससे पहले हर कंपनी को सेबी के पास डीआरएचपी फाइल करना होता है। डीआरएचपी में होता है उस कंपनी का बिजनेस मॉडल, यानी वो कंपनी बी2सी में काम करती है, बी2बी में काम करती है, या फिर बी2जी में काम करती है, ये उसमें लिखा हुआ होता है। उसमें इंडस्ट्री डिटेल दी जाती है, वो किस सेक्टर में काम करती है, इंफ्रा में या बैंकिंग में या फिर एनबीएफसी में। तो इस तरह की सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनी है, उसके साथ उसका कंपैरिजन होता है। और डीआरएचपी में उस कंपनी के रिलेटेड लास्ट 3-5 ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, यानी कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। और इस डीआरएचपी में उस कंपनी के जो प्रमोटर यानी मालिक है, उसका बैकग्राउंड का इंफॉर्मेशन दिया जाता है, कि उसने कितना एजुकेशन किया है, उस पर कोई फ्रॉड केस चल रहा है क्या, ये सारी चीजें उसमें होती है। और जब आप किसी भी कंपनी का डीआरएचपी पढ़ते हो, तो आपको पता चलता है कि उसका रिस्क फैक्टर क्या है। और अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ ला रही है, तो आईपीओ के थ्रू जो फंड कंपनी रेज करना चाहती है, अगर वो फंड मिल जाता है उसे, तो वो फंड का यूज कहां करने वाली है, ये डीआरएचपी में होता है। अगर आप किसी भी कंपनी का आईपीओ अप्लाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप देखिए कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है या फिर बेचती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या मैंने बात किया, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्या है, कंपनी के प्रमोटर कौन है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, और जिस भी सेक्टर में वो कंपनी है, उस सेक्टर में उस कंपनी का स्थान क्या है, कंपनी का पास्ट और प्रेजेंट परफॉर्मेंस कैसा है, क्या कंपनी सच में बढ़ रही है, क्या कंपनी सच में प्रॉफिट बना रही है, ये सारी चीजें आपको देखना होगा और खुद से सवाल करना होगा। देखिए, इस डीआरएचपी में फाइनल आईपीओ प्राइस और डेट बिल्कुल मेंशन नहीं होती, क्योंकि ये ड्राफ्ट होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो डीआरएचपी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कंपनी का एक्सरे प्लस ब्लड रिपोर्ट प्लस एमआरआई होता है। अब बात करते हैं व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू एनालाइज अ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस।
अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो या फिर इन्वेस्टिंग जर्नी जस्ट स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि डीआरएसपी एनालाइज करना इतना क्यों जरूरी है। तो चलिए देखिए, अगर किसी भी कंपनी को अपना आईपीओ लाना है या फिर किसी भी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना है, तो उस कंपनी को डीआरएसपी रेडी करना होता है। डीआरएसपी का फुल फॉर्म होता है ड्राफ्ट रेट हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस, जो एक प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट होता है। डीआरएसपी तैयार होने के बाद वो सेबी के पास फाइल करना होता है आईपीओ लाने से पहले। देखिए, जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है, तो आईपीओ जब लाइव होता है, तो आईपीओ की एड और न्यूज आर्टिकल हर जगह होते हैं। तो आपको है ना सिर्फ उस कंपनी के आईपीओ के रिलेटेड सिर्फ पॉजिटिव चीज दिखाई देती है या फिर दिखाई जाती है, क्योंकि ये मार्केटिंग ड्राइवन होता है। देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी का आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले डीआरएसपी पढ़ो, क्योंकि ये डीआरएसपी है ना लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है और ये डीआरएसपी सेबी के रूल के अंडर होता है। और इस डीआरएसपी में कंपनी का सारा ट्रूथ लिखा जाता है। देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी का आईपीओ अप्लाई करना चाहते हो और आईपीओ अप्लाई करने के पहले सिर्फ आप जीएमपी देखते हो, तो आप इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं है, आप एक गैम्बलर हो। अगर आप किसी भी कंपनी का आईपीओ अप्लाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले उस कंपनी का डीआरएसपी पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या फिर वीक है। देखिए, कोई भी कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है ना, तो गुड टाइम या फिर बैड टाइम दोनों टाइम में सर्वाइव कर सकती है। लेकिन अगर वो फंडामेंटली वीक है, तो गुड टाइम में वो अच्छे से सर्वाइव कर लेगी, लेकिन वो बैड टाइम में अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगी। जैसे कोरोना के काल में बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी हैं। तो आपको फंडामेंटली स्ट्रांग है या फिर वीक है, ये देखना है। अगर आपको पता चला कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आप उस कंपनी का आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। अगर वो वीक है, तो आप उस कंपनी के आईपीओ को अवॉइड करो। देखिए, अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है वो कंपनी, तो आपको है ना लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, तो फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपकी वेल्थ भी अच्छी खासी क्रिएट होगी। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो आप जीएमपी देख सकते हो। देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी का आईपीओ अप्लाई करने के पहले डीआरएसपी रीड करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको डीआरएसपी का स्ट्रक्चर समझना होगा। देखिए, अगर कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लाती है, तो आईपीओ लाने के पहले उसे डीआरएसपी रेडी करना होता है और सेबी के पास फाइल करना होता है। और ये जो डीआरएसपी होता है ना, ज्यादातर 300 से 600 पेज का हो सकता है। हर कंपनी का डीआरएसपी अलग होता है। देखिए, हाल ही में बीसीसीएल का आईपीओ आया था और ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, और ये देखिए 600 पेज का है। तो आपको पेजेस देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ उस डीआरएसपी के की सेक्शन एनालाइज करने होते हैं। पहला सेक्शन होता है बिजनेस ओवरव्यू, सेकंड सेक्शन होता है इंडस्ट्री ओवरव्यू, थर्ड सेक्शन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फोर्थ सेक्शन होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, फिफ्थ सेक्शन होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, सिक्स सेक्शन होता है प्रमोटर एंड मैनेजमेंट, सेवन सेक्शन होता है रिस्क फैक्टर, एट सेक्शन होता है लीगल एंड लिटिगेशन, और नाइन सेक्शन होता है वैल्यूएशन एंड पीयर कंपैरिजन। देखिए, तो सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू। यानी जब आप किसी भी कंपनी का आईपीओ अप्लाई करना चाहते हो, तो अगर आप उस कंपनी का डीआरएसपी पढ़ते हो, तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो कंपनी क्या काम करती है। उसके बाद चेक करो कि वो कंपनी क्या प्रोडक्ट या क्या सर्विस दे रही है, और उस कंपनी का जो रेवेन्यू है उसका मेन सोर्स क्या है। उसके बाद देखिए कि कंपनी का कस्टमर कौन है, बी टू सी या फिर बी टू बी या फिर बी टू जी। उसके बाद देखो, जिस भी कंपनी का आप आईपीओ अप्लाई करना चाहते हो, उस कंपनी का जो बिजनेस है वो स्केलेबल है या नहीं। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर ये इटरनल है, इसका नाम पहले जोमेटो हुआ करता था। अब आपको समझ में आया होगा कि मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जोमेटो है ना, फूड डिलीवरी बिजनेस में है। इसका कस्टमर कौन है पता है आपको?
कंज्यूमर। देखिए ये B2C में है आपके हिसाब से, लेकिन ये B2B में काम करता है। देखिए ये रेस्टोरेंट को अपने ऐप पर लिस्ट कराता है, तो ये B2B में भी हो गया, बिजनेस टू बिजनेस और B2C। तो आपको देखना होगा कि B2B में कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और B2C से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, आपको सारी चीजें देखनी होगी। रूल ऑफ थंब, देखिए अगर आप किसी भी कंपनी का बिजनेस 2 या 3 लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो वो कंपनी का आईपीओ रिस्की हो सकता है, ऐसा माना जाता है। सेकेंड स्टेप है इंडस्ट्री एंड मार्केट अपॉर्चुनिटी। देखिए जिस भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो सबसे पहले देखिए कि वो कंपनी किस सेक्टर में या किस इंडस्ट्री में काम करती है। फिर उसके बाद देखो कि वो इंडस्ट्री ग्रोथ स्टेज पर है या फिर डिक्लाइन स्टेज पर है, और उस कंपनी का फ्यूचर में डिमांड स्ट्रांग है या फिर वीक है, ये भी चेक कीजिए। उसके बाद देखो कि जो भी कंपनी अपना आईपीओ ला रही है उस कंपनी का मार्केट शेयर कितना है। देखिए मान लीजिए एक कंपनी है, वो कंपनी अपना आईपीओ ला रही है और एग्जांपल के तौर पर हो सकता है उस कंपनी का नाम टीसीएस है। तो टीसीएस कंपनी क्या काम करती है सबको पता है, और वो किस इंडस्ट्री में काम करती है, आईटी। तो मान लीजिए इसी तरह की कोई कंपनी अपना आईपीओ ला रही है, तो आप क्या बोलोगे, फ्यूचर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत स्कोप है, फ्यूचर में रोबोट्स बनेंगे तो सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर का काम होगा। तो इस तरह की कंपनी, अगर आपको पता चल गया कि फ्यूचर में बहुत इस कंपनी का डिमांड है या इस तरह की कंपनी का डिमांड हो सकता है, और आपको पता चल गया कि वो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और उस कंपनी का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, तो आप इस तरह की कंपनी के आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री प्लस एवरेज कंपनी कभी कभी बेटर होती है स्लो इंडस्ट्री बेस्ड कंपनी से। थर्ड स्टेप है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो आईपीओ लाने के पहले उस कंपनी को डीआरएचपी रेडी करना होता है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वो सेबी के पास फाइल करना होता है, और ये डीआरएचपी में उस कंपनी का सारा डाटा होता है। तो सबसे पहले उस डीआरएचपी में आपको उस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ हिस्ट्री देखना होगा, आपको उस कंपनी की कम से कम 3 से 5 साल की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखना होगा। अगर उसका रेवेन्यू ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो ये गुड साइन हो सकता है। देखिए ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, इस कंपनी का सेल्स देखिए कंटिन्यूसली बढ़ा है, ओके, और इस कंपनी का प्रॉफिट भी देखिए कंटिन्यूसली बढ़ा है, तो ये गुड साइन हो सकता है। अगर किसी भी कंपनी का कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही है तो पॉजिटिव साइन है। अगर किसी भी कंपनी में सडनली सेल्स बढ़ी है और सडनली प्रॉफिट बढ़ा है तो वो एक पॉसिबल हो सकता है रेड फ्लैग है। तो इस तरह की कंपनी से आप दूर रहना चाहिए। आपको उस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखना चाहिए, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो देखना होना चाहिए कि पिछले 3 साल 5 साल या 10 साल में किस तरह से उस कंपनी ने सेल्स किया और उसकी कंसिस्टेंट ग्रोथ कैसी है। सेकेंड है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना। देखिए जब कोई कंपनी अपना आईपीओ ला रहा है तो चेक कीजिए वो कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। देखिए प्रॉफिटेबल वाली कंपनी भी अपना आईपीओ ला सकती है और लॉस वाली कंपनी भी अपना आईपीओ ला सकती है। लॉस मेकिंग आईपीओ जैसे अमेगी देखोगे ना, अभी हाल ही में आया था, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। लॉस मेकिंग आईपीओ सिर्फ तब एक्सेप्टेबल होता है जब फ्यूचर विजिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। उसके बाद आपको कंपनी की मार्जिन चेक करना है। अगर किसी भी कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल है तो ये गुड साइन होता है। देखिए यहाँ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल है कंटिन्यूसली, लेकिन अमेगी का आईपीओ आया था तो उसका ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए 2021 में 12% प्लस था, 2022 में -246, मार्च 2023 में -51%, मार्च 2024 -32%, मार्च 2025 -8%। तो इस तरह के ऑपरेटिंग मार्जिन गिर रहे हैं, तो इस तरह के आईपीओ से आपने दूरी बनाए रखना है। आपको फॉलिंग मार्जिन कंपटीशन या कॉस्ट प्रेशर दिखता है तो आपको इस तरह के आईपीओ को अवॉइड करना है। उसके बाद देखिए कंपनी के आईपीओ में कि उस कंपनी पर डेप्थ कितना है।
और जब कोई कंपनी अपना आईपीओ ला रही है तो आईपीओ से सिर्फ मार्केट से कंपनी फंड उठाती है, तो वो फंड का पैसा क्या करना चाहती है कंपनी, आप वो चेक कीजिए। अगर वो कंपनी आईपीओ के थ्रू जो पैसा आने वाला है वो अपना डेब्ट क्लियर करना चाहती है तो ये गुड साइन है। लेकिन अगर उस कंपनी पर हाई डेब्ट है और नो रिपेमेंट प्लान है तो ये एक रेड फ्लैग होता है। तो इस तरह के आईपीओ को आपने अवॉइड करना है। देखिए, अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ ला रही है और वो आईपीओ में दिखा रही है कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन आपको उस कंपनी का सिर्फ प्रॉफिट देखना नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट देखना काफी इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपको उस कंपनी का कैश फ्लो देखना होता है और उस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए, इस कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है। अगर आप किसी भी कंपनी का आईपीओ अप्लाई करना चाहते हो तो जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है ना, उससे पहले उस कंपनी को डीआरएसपी तैयार करना होता है और ये डीआरएसपी ना सेबी के पास फाइल करना होता है। तो सेबी के डीआरएसपी में आपको है ना ये चेक करना होगा ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू। देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू इसलिए देखना होता है कि उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि कंपनी आईपीओ के थ्रू जो फंड रेज करने वाली है उस फंड का क्या करने वाली है या फिर वो पैसा कहां जाने वाला है। तो देखिए, आईपीओ से आने वाला पैसा कहां यूज होता है। अगर आपको डीआरएसपी में पॉजिटिव यूजेस दिखते तो ये आपके लिए गुड साइन होता है। आप ये पॉजिटिव यूजेस देखकर उस कंपनी के आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट यूजेस है, अगर कंपनी कैपेसिटी एक्सपांड करना चाहती है तो ये गुड साइन है। सेकेंड, अगर कंपनी न्यू प्लांट ओपन करना चाहती है आईपीओ के थ्रू जो फंड आने वाला है उससे। थर्ड पॉजिटिव यूजेस होता है, अगर कंपनी अपना डेब्ट कम करना चाहती है तो ये अच्छी बात होती है। फोर्थ है, अगर आईपीओ के थ्रू जो पैसा कंपनी के पास आने वाला है वो वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करने वाले हैं तो ये एक गुड साइन है। तो अगर ये आपको पॉजिटिव यूजेस दिखते हैं तो आप उस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। देखिए, अगर किसी भी कंपनी के डीआरएसपी में आपको साइन दिख रहा है, वार्निंग साइन, जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होता है, अगर कोई भी कंपनी आईपीओ के थ्रू जो फंड आने वाला है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करे तो ये एक नेगेटिव साइन होता है क्योंकि इसमें क्लैरिटी बहुत ही कम होती है। देखिए, अभी की सिचुएशन में अमेगी का आईपीओ आया था तो उसके आईपीओ में ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू में ये क्लियरली मेंशन था जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है इशू ऑब्जेक्ट। तो आपको किसी भी कंपनी के आईपीओ को अप्लाई करने के पहले ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू चेक करना होगा। उसके बाद चेक करो प्रमोटर एंड मैनेजमेंट एनालिसिस का सेक्शन, क्योंकि देखिए, जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो वो कंपनी रन करने वाला कौन व्यक्ति होता है, प्रमोटर यानी कंपनी का मालक। तो प्रमोटर कंपनी की बैकबोन होते हैं। तो आप उस डीआरएसपी में चेक कीजिए प्रमोटर का एक्सपीरियंस कितना है, उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उसका ये देखिए कि कोई फ्रॉड या लीगल इशू तो नहीं चल रहा है। ये सारी चीजें देखने होगी क्योंकि आपको पता चलेगा कि उस कंपनी का जो भी मालक है उस कंपनी का मालक का एजुकेशन कैसा हुआ है और वो कंपनी कितने सालों से रन कर रहा है। ये सारी चीजें आपको पता चलेगा। अगर आपको डीआरएसपी नहीं देखना है तो आप गूगल पर सीधा सीधा उस कंपनी का प्रमोटर प्लस फ्रॉड डालोगे तो आपको बहुत सारे पेजेस मिलेंगे। फिर उसके बाद देखो कि प्री आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग कितनी है और पोस्ट आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। अगर बहुत ज्यादा स्टेक सेलिंग दिखाई दे रही है तो ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है, यानी ये हमारे लिए रेड फ्लैग हो सकता है। अगर आपको बहुत ज्यादा सेलिंग स्टेक दिखाई दे रही है तो एक नेगेटिव साइन है और इस तरह के आईपीओ को आपने अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद चेक करो जो भी कंपनी अपना आईपीओ ला रही है तो डीआरएसपी में शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है तो वो सेक्शन आपको देखना है। ये सेक्शन आपको बताता है कि कंपनी जब आईपीओ ला रही है तो आईपीओ के बाद उस कंपनी का कंट्रोल किसके पास होगा। तो चेक करो और आप शेयर होल्डिंग में देखिए कि प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग बची है। तो ये रिलायंस की होल्डिंग है, तो यानी ये मुकेश अंबानी जो रिलायंस का प्रमोटर है उनकी होल्डिंग है 50%। और उसके बाद चेक करो एफआईडीआई यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर
उस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं या नहीं ये भी चेक कीजिए। अगर एफआईडीआई की इन्वेस्टिंग ज्यादा है तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो स्ट्रांग माना जाता है आईपीओ के लिए, और ये पॉजिटिव सिग्नल है। और अगर आपको ये पॉजिटिव सिग्नल मिलता है तो आप उस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी भी कंपनी का आईपीओ आने के पहले डीआरएसपी पढ़ते हो, और डीआरएसपी में एक सेक्शन होता है जो रिस्क फैक्टर बोला जाता है, और उसी सेक्शन को सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं। जो मोस्ट इन्वेस्टर होते हैं ना, वो इस सेक्शन में आकर उस सेक्शन को स्किप कर देते हैं। लेकिन यही सेक्शन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इस सेक्शन में कंपनी की, जो भी कंपनी अपना आईपीओ लाते हैं ना, उस कंपनी की रिस्क लिखी होती है। इस रिस्क फैक्टर में लिखा होता है कंपनी की क्लाइंट डिपेंडेंसी, रेगुलेटरी रिस्क, कंपटीशन रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क और लीगल रिस्क। देखिए, इस तरह की रिस्क को आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। इस रिस्क को आपको अच्छे से समझना है। अगर आप डीआरएसपी पढ़ोगे तो इस रिस्क को अच्छे से समझ पाओगे। अगर नहीं भी समझते हो तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। और मैं आपको एक टिप्स देता हूं, अगर कोई कंपनी खुद के रिस्क लिख रही है तो उस रिस्क को अवॉइड मत करो, क्योंकि उस रिस्क को आप लाइटली ले रहे हो, लेकिन आप अपना मेहनत का पैसा उस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपको समझना होगा, छोटी सी छोटी बात को आपको देखना होगा। जब आप किसी भी कंपनी का डीआरएसपी पढ़ते हो तो उसमें सेक्शन आता है लीगल एंड लिटिगेशन केसेस। तो इस सेक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि डीआरएसपी में क्लियरली मेंशन देता है कि उस कंपनी के रिलेटेड ऑनगोइंग कोर्ट केसेस, टैक्स डिस्प्यूट, रेगुलेटरी पेनल्टीज, ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। अगर उस कंपनी पर मेनी लीगल केसेस चल रहे तो उस कंपनी का फ्यूचर अनसर्टेनिटी हो सकता है। देखिए, जब आप किसी भी कंपनी का डीआरएसपी पढ़ते हो तो डीआरएसपी में एक सेक्शन होता है, वो सेक्शन होता है वैल्यूएशन एंड पीयर कंपैरिजन। इससे आपको पता चलेगा कि उस कंपनी का आईपीओ महंगा या फिर सस्ता है। तो आप जब उस कंपनी की डीआरएसपी पढ़ोगे तो आपको कंपेयर करना होगा पी रेशो, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो। उस कंपनी के स्टॉक का पी रेशो क्या चल रहा है और उस इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या चल रहा है। फिर उसके बाद देखना होगा प्राइस टू बुक रेशो। तो आपको है ना उस स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो दिखाई देगा और उस इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो दिखाई देगा। फिर आपको कंपेयर करना होगा कि वो सस्ता है या फिर महंगा। फिर उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय रेशो देखना होगा, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद आपको लिस्टेड पीयर के साथ कंपैरिजन करना होगा। यानी देखिए, अगर रिलायंस कंपनी को अगर आपको कंपेयर करना है तो आप डिक्सन कंपनी के साथ कंपेयर करोगे या नहीं ना। जिस सेक्टर में जो कंपनी काम करती है उसी सेक्टर के कंपनी के साथ आपको कंपेयर करना होगा, तभी पता चलेगा कि वो कंपनी महंगी है या फिर सस्ती है। देखिए, अगर रिलायंस इंडस्ट्री को कंपेयर करना है तो आपको आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल, सीपीसीएल, इस तरह की कंपनी को एक साथ कंपेयर करना होगा। आपको देखना होगा उस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है। फिर उसके बाद प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखना होगा। फिर उन सारी कंपनी का मार्केट कैप देखना होगा। फिर उस कंपनी का या फिर उस इंडस्ट्री में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या चल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या चल रहा है, उन सारी कंपनी का सेल्स कैसा चल रहा है, सेल्स ग्रोथ क्या है, कितने कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। ये सारी चीजें आपको देखना होगा, तब जाकर आप डिसाइड कर सकते हो कि वो कंपनी का आईपीओ महंगा या फिर सस्ता है। या फिर आपको इससे पता चलेगा कि वो कंपनी का आईपीओ ओवर वैल्यू है या फिर अंडर वैल्यू है। ओवर वैल्यू आईपीओ शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको डिसअपॉइंट भी कर सकता है। अगर कोई कंपनी का आईपीओ ओवर वैल्यू है तो आप उस स्टॉक को अवॉइड भी कर सकते हो। अगर वो स्टॉक अंडर वैल्यू है तो आप उस कंपनी के आईपीओ को अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हो, अगर वो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और उस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है तो। अब बात करते हैं कॉमन रेड फ्लैग इन डीआरएसपी। जब आप किसी भी कंपनी का डीआरएसपी पढ़ते हैं, ड्राफ्ट हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस पढ़ते हो, तो आपको देखना होगा जो कंपनी आईपीओ ला रही तो उस कंपनी का प्रमोटर एग्जिटिंग अग्रेसिवली, यानी जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो एग्रेसिवली एग्जिट कर रहा है, तो ये नेगेटिव साइन होता है। देखिए, ये प्रमोटर होल्डिंग है ना, रिलायंस कंपनी की है, यानी मुकेश अंबानी की है। आपको दिखाई दे रहा है स्टेबल प्रमोटर होल्डिंग है। अगर किसी भी कंपनी का आपको प्रमोटर होल्डिंग कंटिन्यूसली डिक्लाइन दिख रहा है, यानी मान लीजिए पिछले क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग 50% थी, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में 45 या फिर उसके बाद 40% की है, तो ये एक नेगेटिव साइन है। उसके बाद डीआरएसपी में आप देखो नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो दिखाई दे रहा है,
देखिए यहाँ कैश फ्लो नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो इस तरह की कंपनी को आपको अवॉइड करना है। फिर उसके बाद डीआरएसपी में आपको देखना है कि कंपनी पर डेप्थ कितना है। अगर उस कंपनी पर हाई डेप्थ है तो हम क्लियर नहीं बोल सकते, लेकिन अगर उस कंपनी का नो क्लियर प्लान है, यानी अगर आईपीओ के थ्रू जो फंड रेज करने वाले उससे अगर डेप्थ क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो ये गुड साइन होता है। लेकिन अगर वो डेप्थ क्लियर करने का कोई भी प्लान नहीं है उस कंपनी के पास, तो इस तरह की कंपनी को आप अवॉइड करो। फिर उसके बाद देखिए ओवर अग्रेसिव वैल्यूएशन। तो देखिए जब आप डीआरएसपी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। अगर बहुत ही ओवर वैल्यूड है तो आपको इस तरह की कंपनी को अप्लाई बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको डीआरएसपी में तो मेनी रिस्क फैक्टर दिखाई दे रहे तो भी आप डीआरएसपी को पढ़कर पता चल जाएगा कि ये एक रेड फ्लैग है, तो आप उस कंपनी के आईपीओ को अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है।